In the previous lecture, I have taught you the nature, scope, definition, basics of international law. International law is a modified and formulated formal, or you can say informal law, which can be ruled over all over the world. But when we discuss what its origin, the origin is started from the 1780 by Jeremy Bentham. Jeremy Bentham was the first exponent of this international law word. And what is its use? The use of international law in international law affairs, and it's in every area. And when we discuss its importance, the importance are be included in definition. जैसे आपको ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या। अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में आपको लिखना पड़ेगा पहले कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति में कौन कौन से विधिशास्त्रियों का योगदान रहा, कौन कौन से विधिशास्त्री योगदान किए। जब अंतर्राष्ट्रीय विधि आई तो एक कमजोर विधि थी, लेकिन उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद एक मजबूत विधि हुई। इन चीज़ों को देखते हुए आपको लिखना है। डिफिनेशंस में आपको 3 डिफिनेशन देना है, और तीनों डिफिनेशन के बाद सीधे आप चले आएंगे व्हाट आर इट्स सोर्सेस, इसके स्रोत क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत की चर्चा करने के पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसके स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के निम्नलिखित विभाजन निम्न प्रकार से किए गए हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशंस माने अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं। अब आपको दूसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय प्रथा। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा, इंटरनेशनल कस्टम्स। अब इन दोनों को आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय हुआ है जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस प्रसंविधाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रथा इंटरनेशनल कस्टम्स जो हैं उसकी बात करता है। नंबर 3 है सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के समान नियम। नंबर 3 है सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सिद्धांत के समान नियम। नंबर 3 है सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सिद्धांत के समान नियम।
नियम। अब देखिए, इसका मतलब है सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय सभी राष्ट्रों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय शब्द यहाँ जुड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय सभी राष्ट्रों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के समान नियम, समान नियम, अंतर्राष्ट्रीय नहीं जुड़ेगा, सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सिद्धांत के समान नियम। इसका मतलब होता है कि जो भी विधि बनाई जाएगी और बनने के बाद सभी राष्ट्रों पर वह विधि पूर्ण रूप से लागू होगी। अब इंग्लिश में इसको लिखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ recognized by civilized states। General principles of law recognized by civilized nations, civilized nations, नेशंस होगा, सिविलाइज्ड नेशंस। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल सामान्य सिद्धांत व विधि के जो सम्मानित किए जाएंगे, रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, जिनको मान्यता दी जाएगी सब राष्ट्रों को द्वारा, सब राष्ट्रों द्वारा समान सिद्धांत के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। सब राष्ट्र पूर्ण रूप से इन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब एक तरफ से आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सब राष्ट्र हैं क्या? सब राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उनके नियमावली के अंतर्गत अपना कार्य करते हैं। जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दे हैव नॉट बॉम्बिंग एनी स्टेट, नो ब्लास्ट, इट ऑल दीज थिंग्स आर इनसाइड इट। और देखिएगा, जैसे अनावश्यक रूप से किसी देश पर आक्रमण ना करना, किसी भी देश पर अनावश्यक रूप से उसकी बाउंड्रीज के प्रॉब्लम को क्रिएट ना करना, ये सब द्वारा राष्ट्र द्वारा पालन करना है। राष्ट्र अपने संपत्ति का संरक्षण करेगा, राष्ट्र अपने भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करेगा, किसी दूसरे राष्ट्र पर वह अधिकार नहीं करेगा और ना ही अपना अधिकार थोपेगा। अब देखिए, तीसरी चीज है न्यासधारियों एवं न्यायालयों के निर्णय। न्यासधारियों, चौथी चीज न्यासधारियों एवं न्यायालय के निर्णय। न्यासधारियों एवं न्यायालय के निर्णय, जुडिशन डिसीजंस ऑफ जुडिशियल आर्बिट्रल, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल, आर्बिट्रल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब देखिए,
न्यायधारियों और न्यायालयों का निर्णय। हर देश की अपनी अपनी एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम लॉ होगा, सुप्रीम लॉ, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। हर देश अपना एक उच्च न्यायालय का गठन करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निस्तारण करता है, और जो भी अपील में जाते हैं वो उनमें अपील करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील करते हैं, और अपील करने के बाद उन्हें त्वरित न्याय दिया जाता है। त्वरित न्याय का मतलब होता है कि जो भी अब इसमें पहली बात आप ये जान लीजिए कि वो कौन कौन से मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी व्यक्तिगत मामला नहीं जा सकता, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला नहीं जा सकता। केवल मात्र देशीय मामले, स्टेट्स रिलेटेड कंसर्न मैटर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। अन्य मामले जैसे बाउंड्रीज के मामले, जैसे जम्मू का मामला था उसको हम लोग नहीं ले गए हैं, लेकिन जैसे जम्मू का डिस्प्यूट था, जैसे शिमला पैक्ट हुआ है, तो ऐसे मामले ले जाए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी पर्सनल मैटर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप ले जाकर मुकदमा नहीं चला सकते। अब देखिए न्यायशास्त्री एवं भाष्यकारों की रचनाएं। न्यायशास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं। न्यायशास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं 5। न्याय शास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं। भाष्यकारों की रचनाएं, जूरिस्टिक वर्क्स, अब देखिए जैसे कि इसके डिफिनेशन में दिया गया है, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि लेख, शिलालेख, रामायण और महाभारत भाष्यकारों द्वारा जो भी चीज सामने आती है उसको भी ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, उसको भी आप पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर ही कार्य करेंगे। न्यायशास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं, जैसे जुडिशियल पर्सन्स वन साइड आप कहेंगे वो होंगे, दूसरी तरफ होंगे भाष्यकारों, लेखकों, भाष्यकारों, उपनिषद, वेद, इन सब का भी वर्णन होगा। इनकी बातें जो हैं देखकर जूरिस्टिक वर्क किया जाएगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय का मतलब क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय का मतलब ये है द इंस्टीट्यूशन व्हिच इज फॉर्मुलेटेड बाय द यूएनओ एंड दैट इंस्टीट्यूशन कैन वर्क विद इन द स्फीयर और यू कैन से विद इन द एरिया ऑफ द जुरिडिक्शन।
that jurisdiction must be followed by the state. State cannot disobey that jurisdiction always. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, जो भी देश निर्णय लेगा, जो भी देश के बारे में निर्णय लिया जाएगा, उसको पूर्ण रूप से पालन करना है। अगर वह पालन करने में अक्षम है, वह पालन नहीं करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। अब देखिए सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जहाँ तक इसके स्रोत की बात है, इसके 6 स्रोत हैं जो मैंने आपको बताए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के स्रोतों के निम्नलिखित प्रकार निम्नलिखित स्रोतों को विभाजित किया गया है। जैसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय इंटरनेशनल कन्वेंशन। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं इंटरनेशनल कस्टम। तीसरा, सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के समान नियम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। न्यायाधिकारियों एवं न्यायालयों के निर्णय डिसीजंस ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। न्यायशास्त्री एवं भाष्यकारों की रचनाएं जूरिस्टिक वर्क्स। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। अब आपको सोर्सेस है, इसको मैंने शुरू दौर में आपको बता दिया था। अब देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताए थे। प्रीवियस क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे। पहला कि डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। फिर एक क्वेश्चन और बताए थे, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ इज ए बेसिक पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। 2 क्वेश्चन। आज तीसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ये तीसरा है डिफाइन इंटरनेशनल लॉ। डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, व्हाट आर इट्स सोर्सेस, व्हाट आर इट्स सोर्सेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू से और बहुत महत्वपूर्ण है। टुडे आई हैव टेकन द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दैट इज द एंड ऑफ माई लेक्चर। गुड डे, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।